जय हिंद साथियों, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भीम। मैं आपका अपना दोस्त बीएल मैदोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम संडे को जय भीम के साथ, जयकारा के साथ राष्ट्रपति पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू एवं पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है, इसलिए क्लास से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम चलते हैं आज की क्लास पर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां एवं अध्यादेश पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां एवं अध्यादेश पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एवं पीवाईक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो भाइयों, ये राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भाइयों? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें वह किसी विधेयक को वापस कर सकते हैं, अपने पास रख सकते, जिसे जेबी पॉकेट वीटो कहा जाता है, या उस पर सहमति दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह के भीतर, संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अनुमोदित होना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लागू किया गया है, जारी किया गया है, उसे 6 सप्ताह के अंदर, जब सत्र शुरू हो गया है, सत्र प्रारंभ हो गया है, उसे 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक होता है। तो साथियों, आपको अच्छी लग रही होगी क्लास, इसलिए चैनल से जुड़े। और मैं बोर्ड इसलिए छोड़ देता हूं कि जिससे आप खुद भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और आप क्वेश्चन को समझें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? तो हमने अभी पढ़ा था पूर्व में, वही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमारे अगले क्वेश्चन होने वाले हैं। वित्तीय, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों के बारे में क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? वार्षिक बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा वार्षिक। देखो, वार्षिक में ही 12 का उच्चारण आ रहा है ना, वार्षिक, वार्षिक 12। तो 112 में राष्ट्रपति क्या करता है? 112 में राष्ट्रपति वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति संसद के समय वार्षिक बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? तो 112 के तहत।
वार्षिक में किसका उच्चारण है? वारा का है। किसका है? वारा। तो 112 हो जाएगा फ्रेंड्स, 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अनुदान की मांग किसकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती? सरकार अगर किसी अनुदान की मांग करती है तो वह किसकी अनुमति के बिना नहीं की जा सकती? तो इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रपति। किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सहमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसमें? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने में? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? केंद्र की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? तो राष्ट्रपति के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत करता है। हमने देखा था कि 123 में क्या कर रहा है? 123 में अध्यादेश और 124 में आदेश। तो आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति। तो आदेश का देने का काम करता है जज का होता है, न्यायाधीशों का काम होता है। तो 124 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। और 123 में क्या होता है? 123 में होता है अध्यादेश। अध्यादेश, ठीक है साथियों, 123 में होता है अध्यादेश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अभी हमने पढ़ा था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो होती है अनुच्छेद 124 में, और उच्च न्यायालय की होती है 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अंदर दी गई है। अब इसको याद कैसे रखें? देखो ये राष्ट्रपति जी खड़े हैं, ये हमारे राष्ट्रपति खड़े हैं और उसके सामने एक दोष युक्त अपराधी सजा मांग रहा है, घुटनों के बल पे बैठा हुआ है और ये सजा मांग रहा, माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। ठीक है साथियों, तो इससे याद रख सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 72 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड और दोष सिद्ध दोनों को, दंड और दोष सिद्ध दोनों को पूर्णतः समाप्त कर देना क्या कहलाता है? तो राष्ट्रपति जब किसी को दंड और दोष सिद्ध दोनों को पूर्णतः समाप्त कर देता है तो उसे क्या कहलाता है? उसे कहलाती है क्षमा। और हमने अभी पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में 72 के तहत ये क्षमा करता है, अनुच्छेद 72 के तहत यह क्षमादान करता है। अगला क्वेश्चन, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना किस प्रकार का क्षमादान है? मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना किस प्रकार का क्षमादान है? क्या हो रहा है? अभी बड़े से छोटा हो रहा है तो क्या होगा? लघुकरण हो रहा है।
क्या हुआ, इसको बोलेंगे लघुकरण। यानी फांसी की सजा को उम्र कैद में आजीवन कारावास में बदल दिया, ये लघु हो गया, बड़े से छोटा हो गया, लघुकरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानना नहीं मानना यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। अब 124 में हमने क्या देखा था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 72 में क्या देखा था, जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं उनको देखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 143। परामर्श किसके तहत लेता है? अनुच्छेद 143 के तहत लेता है। क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जा सकती है। आप देखेंगे कि अभी 2 में 72 था, जब हमने देखा था 72, तो ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। यहाँ भी देखो 2 है, तो ये भी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप गैस कर सकते हैं। तो 352 अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपात के उद्घोषण के लिए किसकी लिखित सलाह आवश्यक है? 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपात की उद्घोषण के लिए किसकी लिखित सलाह आवश्यक है? तो किसकी लिखित सलाह आवश्यक है साथियों? मंत्रिमंडल की। किसकी? मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक है। अनुच्छेद कौन से भाई? 44वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक है, लिखित सलाह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषण को कितने समय के भीतर संसद में अनुमोदित करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषण को कितने समय के भीतर संसद में अनुमोदित करवाना या पास करवाना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह। यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है तो संसद में उसे 1 माह के अंदर पास करना या अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। तो साथियों अगली क्लास में चलते हैं। आज हम लगातार लेके आए हैं 91 क्वेश्चन से करेंगे। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3 बार। 3 बार कब कब? 1962 में जब चीन का और भारत का युद्ध हुआ, इसके बाद 1971 और 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल आ चुका है। 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? हमने अभी 44वें संविधान संशोधन के देखा था कि 44वें संविधान संशोधन में ही क्या कहा गया कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति लाएगा तो मंत्रिमंडल की सहमति या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है। 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया है फ्रेंड्स? कौन सा शब्द जोड़ा गया है? क्या सशस्त्र विद्रोह। क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति, पहले आंतरिक अशांति की बात रखकर सरकारें क्या करती थी?
आपातकाल लगा देती थी, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह होगा उसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के बाद वह कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन के बाद जब राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन अनुमोदन हो जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो वह कितने समय तक प्रभावी रहता है? वह 6 माह तक प्रभावी रहता है। 6 माह तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्य विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्य विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं? अगर हमें राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो विशेष बैठक बुलाने के लिए हमें 1/10 सदस्य की सहमति से विशेष बैठक बुलाई जा सकती है और राष्ट्रीय आपातकाल को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाया जाता है वो है किसके अंतर्गत लाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने समय के भीतर संसद से अनुमोदित करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कितने समय के भीतर संसद से अनुमोदित करना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 माह। 2 माह के अंदर इसका अनुमोदित होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम 6 माह, अन्य 6 माह के लिए ही लागू किया जाता है। यदि इसको समय अवधि बढ़ाना है तो दोबारा अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, लेकिन हर 6 माह में इसका अनुमोदित करना आवश्यक होगा। कितना? हर 6 माह में इसका अनुमोदित करना आवश्यक होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लाया गया था। कब लाया गया था भाई? 1951 में पंजाब में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन में पहुंच गए। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपात किसमें है भाई? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। और राष्ट्रीय आपात 352 में हमने राष्ट्रीय आपात पढ़ा था, और वित्तीय आपात 360 में, और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपात की उस घोषणा को कितने समय के भीतर संसद से अनुमोदित करना आवश्यक होता है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा को कितने समय के भीतर संसद से अनुमोदित करना होता है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा को भी 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदित करना होता है। 2 माह के भीतर अनुमोदित करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को उन मुक्तियां एवं विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को उन मुक्तियां एवं विशेषाधिकार के अनुच्छेद में दिए गए हैं। इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 361 में। 361 में हम वही देखते हैं कि 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 61 में क्या है? महाअभियोग है। 61 में महाभियोग है। तो 361 में क्या है भाई? 361 में क्या है?
राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है, यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कार्य के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी न ठहराए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमने अभी पढ़ा था वो कि राष्ट्रपति को या राज्यपाल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पद पे रहते हुए जो कार्य किया उसके लिए कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। उन्होंने गलत किया, सही किया, जो भी किया उसके लिए उन्हें कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह अनुच्छेद 361 में वर्णित है। अनुच्छेद 361 में वर्णित है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी अथवा कारावास के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी अथवा कारावास के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। जब तक वह अपने पद पे है, जब तक वह अपने पद पर है, किसी भी अपराध में उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कितने महीने की पूर्व सूचना आवश्यक है? राष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कितने महीने की पूर्व सूचना आवश्यक है? यदि क्रिमिनल केस है, बहुत गंभीर केस है, तो पहले उसको राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाएगी, उसके बाद कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो ये कम से कम 2 महीने पहले विशेष क्रिमिनल केसेस है तो 2 महीने पहले इसकी सूचना दी जाएगी। फिर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा कर देगा, इसके बाद ही कोई आदेश कर सकता है कोर्ट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74(1) में है। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितने बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा एक बार भेज सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? लेकिन जब एक बार वापस भेजने के बाद जब दोबारा आएगी तो उसे राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी हमारा भारत का राष्ट्रपति ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आधार पर कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आधार पर कर सकता है? यदि लोकसभा में किसी भी दल को विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति इसे अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को जो बहुमत सिद्ध कर सके, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा जो राष्ट्रपति को लगता हो कि यह अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को जो बहुमत सिद्ध कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये इसका आंसर भी सही यही होगा, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता, लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है, यानी कि मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और पुनः मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने असफल रहती है तो क्या होता है? यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहती है तो क्या होता है? यदि कोई भी दल लोकसभा में यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने असफल रहता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर आएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकता है यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहती है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है अगर कोई भी दल बहुमत साबित करने की स्थिति में ना हो, पुनः चुनाव करवा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, आगे देखते हैं। 113 भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे? तो बिहार के राज्यपाल कौन रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले? रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल रहे, जबकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहाँ की रही? राजस्थान की। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की और प्रणब मुखर्जी कह रहे ये भी पद पे रहे, देखते हैं कौन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कौन रहे? हाँ, अभी आ गया। राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कौन रहे? प्रणब मुखर्जी रहे। ये याद नहीं आ रहा था। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री कौन रहे राष्ट्रपति बनने से? प्रणब मुखर्जी रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे? बीबी गिरी एक ऐसे थे जो राष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, यानी जब ये उपराष्ट्रपति थे उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन देखते, तो भारत के किस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? भारत के किस राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी उस समय क्या हुआ? बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? संविधान सभा द्वारा चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम आयु में, क्वेश्चन है सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति पद की
राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? तो राष्ट्रपति पद की पहली महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। पहली महिला उम्मीदवार थी जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, ये आज की हमारी शानदार क्लास थी। आज हमारा राष्ट्रपति पे चैप्टर खत्म होता है। कल हम उपराष्ट्रपति पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।